मंत्री जी, हमारे राज्य में सभी लोग खुशहाल तो है ना? हाँ हाँ महाराज, खुश क्यों नहीं होंगे। जिस राज्य में आपके जैसा प्रतापी राजा हो, भला वहाँ की प्रजा दुखी कैसे हो सकती है महाराज। लेकिन मंत्री जी, मैं अपनी प्रजा का हाल खबर खुद लेना चाहता हूँ। महाराज, इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है जो आप अपनी आंखों से अपनी प्रजा का हाल जानना चाहते हैं। मंत्री जी, हम कल ही सुबह भ्रमण के लिए निकलेंगे। ठीक है महाराज, जैसी आपकी इच्छा। अगली सुबह ही राजा और मंत्री अपना वेश बदलकर प्रजा की खबर लेने के लिए निकल पड़ते हैं। अरे मंत्री जी, यहाँ पर इतनी भीड़ क्यों लगी है? महाराज चलो, हम इनके पास चलकर पूछते हैं। अरे भाई, क्या बात है? आप लोग रो क्यों रहे हो? अरे बेटा, मैं आपको क्या बताऊं। मेरा बेटा इस पेड़ के नीचे बैठकर तपस्या कर रहा था, तभी इस कुएं के अंदर से एक सुंदर स्त्री सी कन्या निकली। मेरे पुत्र ने जैसे ही उस लड़की को देखा तो वो लड़की इस कुएं में चली गई। उसी सुंदरी के पीछे मेरे पुत्र ने भी कुएं में छलांग लगा दी। मेरे पुत्र को इस कुएं के भीतर गए हुए पूरे 2 दिन हो चुके हैं, लेकिन मेरे बेटे का कोई पता नहीं चल पाया है कि वो कहाँ गया है। लेकिन इस कुएं में से तो उसे कोई भी बाहर निकाल सकता है, फिर किसी ने उसे बाहर क्यों नहीं निकाला? अरे बेटा, इस विशाल कुएं को देखकर किसी की भी हिम्मत नहीं हुई कि वो इस कुएं के भीतर जाकर मेरे बेटे को बाहर ले आए। बेटा, अब इन बूढ़े हड्डियों में तो इतनी शक्ति भी नहीं बची है कि मैं इस कुएं में जाकर अपने पुत्र को निकाल सकूं। एक वही मेरे बुढ़ापे का सहारा था, पर वो भी चला गया। अब तो हमारा जीना ही व्यर्थ है, इसीलिए अब हम दोनों भी इस कुएं में कूदकर अपनी जान दे देंगे। अरे नहीं नहीं भाई, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? आप चिंता न करें, मैं इस कुएं के भीतर जाऊंगा और तुम्हारे पुत्र को ढूंढ कर लाऊंगा। इतना कहकर राजा कुएं की दीवार पर खड़ा हो जाता है और झट से कुएं में छलांग लगा देता है। राजा सीधे पाताल लोक में पहुंच जाता है। राजा पाताल लोक में बेहोशी की हालत में पड़ा था। कुछ ही देर में राजा को होश आ जाता है। अरे ये कौन सी जगह है? मैं कहाँ हूँ? अरे भाई, ये पाताल लोक है। लेकिन तुम कौन हो? भाई, मेरा नाम प्रकाश है। परंतु तुम इस पाताल में कैसे पहुँचे? अरे भाई, मैं तो पाताल की राजकुमारी की प्रेम में पड़कर यहाँ तक आ गया। प्रेम? लेकिन कैसा प्रेम? अरे मित्र, मैं कुएं के पास पेड़ के नीचे बैठकर तपस्या कर रहा था, तभी पाताल की राजकुमारी कुएं में से बाहर निकल कर आती है। जब मैंने पाताल की राजकुमारी को देखा तो मैं उनकी सुंदरता का दीवाना हो गया और उनसे प्रेम कर बैठा। तभी राजकुमारी वापस कुएं के अंदर चली गई। ये देखकर मैं अपने आप को रोक नहीं पाया और मैं भी कुएं में कूद गया। तब से मैं यही राजकुमारी के साथ ही रह रहा हूँ। अब तो मुझे यहाँ बहुत अच्छा लगने लगा है। मुझे तो ऐसा लगता है जैसे ये पाताल मेरे लिए स्वर्ग है। अरे तुम तो कितने स्वार्थी हो। तुम अपने स्वार्थ के लिए अपने उन बूढ़े माँ बाप को भी भूल गए हो, जो तुम्हारे वियोग में तड़प तड़प कर अपनी जान देने जा रहे हैं। अरे भाई, आप ये कैसी बात कर रहे हैं? क्या मेरे माता पिता इतना ज्यादा दुखी है मेरे लिए? हाँ, तुम्हारे माता पिता का दुख मुझसे देखा नहीं गया,
इसीलिए मैं भी इस कुएं में आ गया। तुम्हें अपने माता पिता के पास चले जाना चाहिए। लेकिन मित्र, मैं राजकुमारी को लिए बिना यहाँ से नहीं जा सकता, क्योंकि मैं राजकुमारी से प्रेम करता हूँ और उन्हीं से विवाह करूँगा। लेकिन प्रकाश, तुम्हें क्या लगता है तुम मुझे इतनी आसानी से प्राप्त कर सकते हो? और मैं भला ये कैसे मान लूं कि तुम मुझसे सच्चा प्रेम करते हो? राजकुमारी जी, यदि ऐसी बात है तो मैं अपने प्रेम को साबित करने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। तो फिर ठीक है, यदि तुम वास्तव में मुझसे प्रेम करते हो तो तुम्हें अपनी प्रेम परीक्षा देनी होगी। हाँ हाँ राजकुमारी जी, मैं तैयार हूँ। बोलो मुझे क्या करना है। रुकिए प्रकाश जी, मैं अभी तुम्हें बताती हूँ। इतना कहकर राजकुमारी ताली बजाती है। ताली बजते ही दो सिपाही एक बड़ी सी कढ़ाई लेकर आते हैं जिसमें खौलता हुआ तेल होता है। खौलते हुए तेल को देखकर तो राजा भी भयभीत हो जाता है। प्रकाश, इस खौलते हुए तेल को तो देख ही रहे हो। तुम्हारी प्रेम परीक्षा बस इतनी है कि तुम्हें इस खौलते हुए तेल में छलांग लगानी है, तब मैं मानूंगी कि तुम वास्तव में मुझसे प्रेम करते हो। ठीक है राजकुमारी जी, मैं इस प्रेम परीक्षा के लिए तैयार हूँ। अरे भाई, तुम ये क्या करने जा रहे हो? तुम्हें तुम्हारी जान की कोई फिक्र नहीं है। जरा सोचो अपने बूढ़े माता पिता के बारे में। तुम्हारे बाद उनका क्या होगा? मित्र, मैंने सब कुछ सोच लिया है। यदि राजकुमारी मुझे नहीं मिली तो मैं वैसे ही मर जाऊंगा। इसीलिए मुझे ये परीक्षा देनी ही होगी। मित्र, यदि मैं जीवित ना बचूं तो मेरे माता पिता को संभाल लेना और कह देना कि तुम्हारा बेटा प्रेम में मर गया। वो मेरे मरने का शोक ना करें। प्रकाश की यह सारी बातें सुनकर राजकुमारी भी पिघल जाती है। अच्छा मित्र, अब मैं चलता हूँ। इतना कहकर प्रकाश तेल की कढ़ाई की तरफ बढ़ता है और जैसे ही वह कढ़ाई में कूदने की कोशिश करता है तभी राजकुमारी प्रकाश का हाथ पकड़ लेती है। बस करो प्रकाश, मैं तुम्हारे प्रेम को समझ गई कि तुम मुझसे सच्चा प्रेम करते हो, इसलिए मैं तुम्हारे साथ विवाह करने के लिए तैयार हूँ। तो फिर चलो राजकुमारी मेरे दुनिया। बेटा, तुमने मेरी बहुत मदद की है। मैं तुम्हारा ये एहसान कभी नहीं चुका सकता। इतना कहकर वह सारे लोग वहाँ से चले जाते हैं। महाराज, आप तो कितने वीर हैं। अपनी जान की परवाह किए बिना ही आपने इस विशाल कुएं में छलांग लगा दी। मंत्री जी, मैं क्या करूं? मेरे सामने यदि कोई कष्ट में होता है तो मैं उसे कष्टमय देख नहीं पाता। महाराज, आप महान हैं। आप महान हैं महाराज। चलिए मंत्री जी, अब हमें इससे आगे चलना चाहिए। फिर वे दोनों वहाँ से आगे बढ़ चलते हैं। वे दोनों चलते चलते जल्दी ही एक नगर के करीब पहुंचते हैं तो नगर से ढोल और नगाड़ों की आवाज सुनाई देती है। महाराज, मुझे तो लगता है इस नगर में कोई खुशी का माहौल है। यहाँ पर कोई शुभ कार्य हो रहा है। मंत्री जी, शुभ और अशुभ का तो पता हमें नगर के भीतर चलकर ही मालूम चलेगा। दोनों जल्दी ही नगर के भीतर चले जाते हैं तो देखते हैं सामने मैदान में काफी सारी भीड़ इकट्ठा है, जहाँ पर कुछ लड़कियाँ सज धज कर खड़ी हैं। वहाँ पर खड़े लोग तो कभी हंसने लगते हैं और फिर कभी रोने लगते हैं। यह दृश्य देखकर राजा तो अचंभित रह जाता है। अरे ये कैसे लोग हैं? ये कभी तो हंसते हैं और फिर रोने लगते हैं। आखिर इन्हें क्या कष्ट हो सकता है? महाराज, चलो हम उस बूढ़े व्यक्ति से चलकर पूछते हैं। बाबा, यहाँ पर ये क्या चल रहा है? ये सभी लोग
कभी तो हंसते हैं और कभी रोने लगते हैं। आखिर इन्हें क्या कष्ट है? बेटा, यहाँ पर वर्ष के अंतिम महीने के अंतिम दिन में एक प्रतियोगिता होती है जिसमें नगर की सारी कुंवारी युवतियाँ शामिल होती हैं। फिर उन्हीं कन्याओं में से किसी एक कन्या का विवाह उस सुंदर राजकुमार के साथ होता है। इसी की खुशी में ये सभी लोग हंसते हैं और पुत्र ये रोते इसलिए हैं कि वो राजकुमार सर्प के वेश में आता है। फिर वो अपना रूप बदलकर अत्यंत सुंदर राजकुमार का बना लेता है और वो जिस भी कन्या को पसंद करता है उसी के साथ राजकुमार का विवाह करवा दिया जाता है। वो राजकुमार हर वर्ष में सिर्फ एक बार ही आता है और हमारे नगर में से एक कन्या को ले जाता है। लेकिन आज तक जितनी भी कन्याएं यहाँ से गई हैं, वो कभी लौटकर वापस नहीं आई। पता नहीं राजकुमार उन युवतियों के साथ क्या करता है। लेकिन बाबा, उस सर्प के साथ आप लोग किसी कन्या का विवाह कैसे करते हैं, जबकि आप अच्छी तरह जानते हैं कि वो कोई इंसान नहीं है? पुत्र, क्या बताऊं, उस सर्प ने सभी को धमकी दी है। यदि हमने ऐसा नहीं किया तो वो हमारे सारे नगर को एक दिन में ही बर्बाद कर देगा। बाबा, आप चिंता न करिए। आज मैं भी देखता हूँ कि वो दुष्ट कैसे किसी कन्या को यहाँ से ले जाता है। फिर राजा उन सभी लोगों के पास जाता है। आप लोग घबराइए मत। अब वो सर्प आप लोगों का कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा। मैं आप लोगों को जैसा कहता हूँ बस वैसा ही कीजिए। आज जब वो सर्प आए और राजकुमार बनकर जिसकी भी पुत्री को पसंद कर ले जाने की कोशिश करे, तो उसके पिता को उस राजकुमार के सामने जाकर खड़े हो जाना है और कहना है कि मैं अपनी पुत्री का विवाह तो आपके साथ ही करूंगा, लेकिन उससे पहले तुम्हें हमारे नए राजा से अनुमति लेनी होगी। ये बोलकर उसे मेरे पास लेकर आना है। महाराज की यह बात सुनकर सभी लोगों के मन में आशा की किरण जगमगा उठती है। तब तक कोई व्यक्ति जाओ और एक मिट्टी का घड़ा तथा उसकी ढक्कन भी साथ में लेकर आओ। ठीक है भाई, मैं अभी मटका लेकर आता हूँ। वह व्यक्ति जल्दी से एक मिट्टी का घड़ा लेकर आ जाता है। धीरे धीरे वह समय भी नजदीक आ गया जब वह सर्प आने वाला था। राजा जल्दी से अपने वास्तविक रूप में आ जाता है। राजा को देखकर सभी लोग उन्हें पहचान लेते हैं। अरे, आप तो वास्तव में हमारे महाराज हो। हमने तो अभी तक आपको पहचाना ही नहीं था। हाँ हाँ महाराज, हमें उस दुष्ट सर्प से बचा लीजिए। आप लोग चिंता न करें, मैं आप लोगों को कुछ भी नहीं होने दूंगा। बस मुझ पर भरोसा रखिए। तब तक वह दुष्ट सर्प भी वहाँ पर आ जाता है। अरे वाह, यहाँ पर तो सभी लोग मेरी ही प्रतीक्षा कर रहे हैं। ये सब देखकर तो मुझे बहुत खुशी हुई। क्या नगर की सारी युवती आ चुकी है? मुझे ये सुंदरी पसंद है। लाइए, विवाह की रस्म पूरी की जाए। राजकुमार जी, हमारी सारी रस्में अब बदल चुकी हैं। विवाह की रस्में तो आपको हमारे नए महाराज ही बता सकते हैं। अच्छा, कहाँ है तुम्हारा ये महाराज? हमारे महाराज उस पेड़ के नीचे बैठे हैं। अच्छा अच्छा, ठीक है। चलो, मुझे अपने महाराज के पास ले चलो। इतना कहकर सभी लोग राजा के पास जाते हैं। बोलिए महाराज, आपका क्या रस्म है जिसे मुझे पूरा करना है? राजकुमार जी, मेरी रस्म बहुत आसान है। तुम्हें विवाह के लिए ज्यादा कुछ नहीं करना है। बस तुम्हें इस मटके के अंदर जाना है और फिर वापस आना है। यदि तुमने ऐसा कर दिखाया तो मेरी रस्म पूरी हो जाएगी और तुम युवती से विवाह करके उसे अपने साथ ले जा सकते हो। अरे महाराज, बस इतनी छोटी सी बात। लीजिए, मैं अभी आपकी रस्म को पूरा किए देता हूँ। इतना कहकर वह राजकुमार अपना रूप अत्यंत सूक्ष्म कर देता है और मटके के अंदर घुस जाता है। तभी राजा इशारा कर देता है।
तो मंत्री तुरंत उस मटके की ढक्कन को बंद कर देता है। वह राजकुमार ना तो कोई सर्प था और ना कोई राजकुमार, वह तो एक शैतान था जो युवतियों से विवाह कर ले जाता था और फिर उन्हें मारकर खा जाता था। अरे आप लोग जल्दी से इस मटके को आग में जला दो, ताकि वो शैतान भी इसी आग में जलकर भस्म हो जाए। इस प्रकार राजा ने अपनी बुद्धि और विवेक के बल पर अपनी प्रजा की रक्षा की और खुशी खुशी अपने महल वापस लौट जाता है।